महोत्सव के रूप में मना रहा है और ऐसे में अमेठी जनपद में अमेठी की सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सहयोग से अमेठी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें आज इसका दूसरा दिन था। वहीं पर आज मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्रीय व विधि मंत्री कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गीता फोगाट भी मौजूद रही। गीता फोगाट ने बताया कि जो है यहाँ पर जो है अगर ग्रामीणांचल में जिस प्रकार से आज खेल का आयोजन किया गया है, लोगों में प्रतिभाओं का जो है प्रतिभाएं आएगी और इनका मनोबल आगे बढ़ेगा। और हम लोगों को जो है अब की बार जिस प्रकार से गोल्ड मेडल मिला है भारत को, आने वाले समय में विभिन्न खेलों के माध्यम से अमेठी आना हुआ है तो कुश्ती के परिवार के माध्यम से आना हुआ है और कुश्ती की प्रतियोगिता में आना हुआ है, तो खुशी और भी दुगनी है। और जिस तरह लोगों ने यहाँ पर आकर मान और सम्मान दिया तो उससे खुशी और भी दुगनी हो गई है। और जिस तरह आयोजन को देखा, कितने अच्छे ढंग से आयोजन किया हुआ है, मैं धन्यवाद करती हूँ समृति मैम का और ब्रजभूषण सर का, जिन्होंने इतने अच्छे आयोजन को यहाँ पे अमेठी में करवाया है। गाँव में प्रतियोगिता हो रही है, आप भी गाँव से रही हैं, तो गाँव में कैसी प्रतिभाएं हैं और कैसी प्रतियोगिताएं उन पर कितना असर डालेंगी? देखिए, बिल्कुल ये सबसे गौर करने की बात है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जहाँ पर होती है तो खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो युवा पीढ़ी है खास करके, उनके लिए बहुत ही जब हम जैसे खिलाड़ियों को या फिर और भी कल बजरंग पूनिया, भविका मेरी बहन, और भी जो खिलाड़ी रवि भैया और भी जितने खिलाड़ी यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उनको देखकर काफ़ी भारत देश को ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल मिलेगा। वहीं पर कानून मंत्री ने अमेठी में दीवानी को लेकर बताया कि जल्द से जल्द अमेठी में दीवानी भवन का जो है निर्माण कराया जाएगा। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज़, अमेठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस समय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी फरीद अहमद। सरकार ने अब रबी की फसल को लेकर 40 रुपए एमएसपी बढ़ा दिए गए हैं। उसी पर हम बात करेंगे किसान नेता फरीद अहमद जी से, हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद जी, बताइए, जिस तरीके से सरकार ने रबी की फसल को लेकर 40 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, इस पर आप क्या बताएंगे? सरकार हमेशा खोखला बढ़ाया करती है, दाम बढ़ाती है, गारंटी नहीं लाती है। हम कैसे मान लें कि वो दाम बढ़ाए हुए उसके किसान को कीमत मिल जाएगी? ये बताइए कि कौन सी ऐसी सरकार है जो किसानों के हित के लिए सोची है? आपको कौन सी ऐसी अच्छी सरकार लगी जो किसानों के बारे में सोची? क्या भारतीय जनता पार्टी को 2022 में किसान सबक सिखाएंगे? किसान जरूर सबक सिखाएंगे। उनको टेलर भी मुजफ्फरनगर में दिखाया गया। किसान आंदोलन में भी दिल्ली में चल रहा है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। पूरी वार्तालाप हो रही, सुझाव भी दे रहा कि हमें इन चीज़ों से इतना नुकसान है, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। किसान के हित के कानून के लिए किसान से बैठक कर उनसे समझकर ही कानून लगाना चाहिए। अच्छा नेताजी, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि कौन सी ऐसी पार्टी थी कि जो किसानों के हित के लिए काम करती थी? क्या बताएंगे आपके लिए कौन सी ऐसी किसानों की पार्टी थी जो किसानों के हित के लिए काम करती थी? कौन सी पार्टी थी? शुरू से हमारे किसान के एक कानून बने थे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसी ने नहीं लगाया। हमारी सबकी वही मांग है कि स्वामीनाथन के तहत जो रिपोर्ट लगा दी जाए, किसान का वो कानून बन जाए, जिससे स्वामीनाथन जो रिपोर्ट लगाने की आप बात कर रहे हैं, तो किस पार्टी से उम्मीद करते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और किसानों के हित के लिए जो स्वामीनाथन आयोग की मंजूरी मिल सकती है? किस पार्टी से आपको उम्मीदें जताई जा रही हैं? अब सरकार जब बदल जाएगी, उस सरकार के आवाज़ हम लोग उठाएंगे। जो सरकार हमारे किसान की हितैषी सरकार होगी, उसी के हम लोग समर्थन करेंगे। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी फरीद अहमद, जो कि इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में किसान सबक सिखाएंगे और इसके पहले किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सरकार को ट्रेलर भी दे दिया है। वीडियो पर्सन साइलेंसी के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल, अयोध्या। जयकारे के बीच बेटी की तरह विदा की गई मां नंदा सुनंदा। अल्मोड़ा में मां नंदा सुनंदा के डोले की शोभा यात्रा के साथ ही पिछले 7 दिन से चल रहे मेले का आज समापन हो गया है। मां की शोभा यात्रा में भारी संख्या में मां नंदा सुनंदा के जयकारे लगाए और नम आंखों से मां की विदाई की गई। विदाई का माहौल बिल्कुल वैसा ही था
जैसा घर की बेटी के विदाई का होता है। मंदिर परिसर में पारंपरिक पूजा की गई, जिसमें मां नंदा सुनंदा की आरती कर पूजा अर्चना की गई। मां की शोभा यात्रा में पहुंचे प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने सभी नगर व प्रदेशवासियों को बधाई दी। ANB न्यूज़ के लिए मैं हरीश भंडारी, अल्मोड़ा से। कानपुर आउटर के महाराजपुर थाना अंतर्गत विगत 27/7/2021 को एक पत्रकार के साथ एक घटना घटी थी, जिसके अंतर्गत पत्रकार सर्वेश कुशवाहा देर रात एक कवरेज करके अपनी स्कूटी से घर वापस आ रहे थे। उसी दौरान महाराजपुर थाना अंतर्गत तिलशहरी रोड पर कुछ 3 अज्ञात अपराधियों ने मोटरसाइकिल से उनकी गाड़ी को रोक करके उनके सर पर कट्टा लगाकर उनके पास रखे हुए पैसे और उनका एक मोबाइल जब्त कर लिया था। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए अपराधी वहां से फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही गत 27 तारीख को पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित की और अपराधियों की धरपकड़ करना शुरू कर दिया। दबिश के अनुसार मुखबिर की एक सूचना पर पुलिस ने देर रात महाराजपुर अंतर्गत क्षेत्र से 2 अपराधियों को पकड़ निकाला, जिनमें से कल्लू और रोहित नाम के 2 अपराधी थे। इनके पास से पुलिस ने एक अवैध 12 बोर का तमंचा, 3 अवैध जिंदा कारतूस 12 बोर और एक धारदार चक्कू के साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की, जो कि घटना के समय प्रयुक्त की गई थी। फिलहाल पुलिस के आउटर के सीओ सदर ने मामले का खुलासा करते हुए तीनों अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है, जबकि तीसरा अभियुक्त पहले से ही फतेहपुर जेल में बंद है। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज, कानपुर। कानपुर आउटर के महाराजपुर थाना अंतर्गत विगत 27/7/2021 को एक पत्रकार के साथ एक घटना घटी थी, जिसके अंतर्गत पत्रकार सर्वेश कुशवाहा देर रात एक कवरेज करके अपनी स्कूटी से घर वापस आ रहे थे। उसी दौरान महाराजपुर थाना अंतर्गत तिलशहरी रोड पर कुछ 3 अज्ञात अपराधियों ने मोटरसाइकिल से उनकी गाड़ी को रोक करके उनके सर पर कट्टा लगाकर उनके पास रखे हुए पैसे और उनका एक मोबाइल जब्त कर लिया था। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए अपराधी वहां से फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही गत 27 तारीख को पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित की और अपराधियों की धरपकड़ करना शुरू कर दिया। दबिश के अनुसार मुखबिर की एक सूचना पर पुलिस ने देर रात महाराजपुर अंतर्गत क्षेत्र से 2 अपराधियों को पकड़ निकाला, जिनमें से कल्लू और रोहित नाम के 2 अपराधी थे। इनके पास से पुलिस ने एक अवैध 12 बोर का तमंचा, 3 अवैध जिंदा कारतूस 12 बोर और एक धारदार चक्कू के साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की, जो कि घटना के समय प्रयुक्त की गई थी। फिलहाल पुलिस के आउटर के सीओ सदर ने मामले का खुलासा करते हुए तीनों अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है, जबकि तीसरा अभियुक्त पहले से ही फतेहपुर जेल में बंद है। पहुंचे तो 3 लड़कों ने अपनी मोटरसाइकिल से ओवरटेक करके इनको रोक लिया और इनकी कनपट्टी पे तमंचा लगा के इनसे इनके मोबाइल फ़ोन और जो इनके पर्स में पैसे थे वो लूट लिए। तत्काल इसकी सूचना इनके द्वारा थाना महाराजपुर में दी गई, जिसके आधार पर 394 का मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक आउटर महोदय के अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत कल UPSIDC के पास छितमरा तिराहे से समय करीब रात के 10:15 बजे इनमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में लूटा हुआ मोबाइल फोन, एक तमंचा जो उन्होंने घटना में प्रयुक्त किया था, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक चाकू बरामद किया गया है। एक तीसरा अभियुक्त अभिषेक है जो इस घटना में था, जो वर्तमान। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज, कानपुर। कासगंज पुलिस की किसानों पर कार्रवाई। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे सहित 6 नामजद व 150 अज्ञात किसानों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें,
15 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सोनो थाने में पहुंचे थे और वहां पर हंगामा किया था। सोनो थाने में एसआई पद पर तैनात दिनेश कुमार ने बताया कि वह 15 सितंबर को हमराओं के साथ बैंक चेकिंग को जा रहे थे, तभी कुलदीप पांडे अपने समर्थकों के साथ सोनो थाने में पहुंचे। अपनी मांगे मनवाने के लिए बिना मास्क व बिना किसी उच्च अधिकारी की अनुमति के प्रदर्शन करने लगे। इसी पर शासन की जारी एसओपी गाइडलाइन के दिशा निर्देशन, कोविड-19 नियमों का पालन न किए जाना और बगैर मास्क के 150 कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने से सड़क पर लोगों को आवागमन में भी दिक्कतें हुई। एसआई की तहरीर पर मामले में कोतवाली पुलिस ने अभी नामजद कुलदीप पांडे, आशीष पांडे, शैलेश, हरवीर, सुरेंद्र, ब्रिजेश और 150 अज्ञात किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कासगंज से एएनबी न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। इस वक्त मौजूद हम गाजियाबाद के प्रताप विहार वार्ड नंबर 51 में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नगर निगम की गाड़ियां किस तरह यहां पर कूड़ा को डंप कर रही है। और यहां पर मैं कैमरा पर्सन को ये भी कहूँगा कि यहां पर आवास विकास, काशीराम योजना और यहां पर देखिए बिल्डर में बड़े बड़े जिसमें कई सोसाइटियाँ, हाई फाई लोगों के लिए सोसाइटियाँ बनाई गई है, जिसमें लाखों पब्लिक रह रही है। और आप यहाँ पर पूरे शहर का जो कूड़ा आता है वहाँ कूड़े को लाकर यहाँ पे डंप किया जाता है। इसके लिए यहाँ के लाइन पार्क के स्थानीय लोगों ने कई दफ़े प्रदर्शन किया और जीडीए का घेराव किया, निगम का किया, कलेक्टर पर घेराव किया कि यहाँ कूड़ा ना डाला जाए। लेकिन कुछ दिन के लिए यहाँ पर कूड़ा नहीं डलता। उसके बाद फिर निगम के कुछ अधिकारी के कहने पर यहाँ पर निगम की गाड़ियाँ पूरे शहर के कूड़े को लाकर यहाँ पे डंप कर रही है। जबकि प्रदेश सरकार कह रही है कि कोरोना के बाद डेंगू, मलेरिया और आदि बीमारियाँ फैल रही है, अपने आसपास और शहर को स्वस्थ रखा जाए। लेकिन निगम की इतनी घोर लापरवाही देखने को मिली है यहाँ पर कि यहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे कि स्थानीय लोगों को कई प्रकार की बीमारियाँ का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत हमने कई बार यहाँ के स्थानीय पार्षद और निगम के अधिकारियों को की है और हमने इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया है। लेकिन देखने की बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, जो नोएडा और गाजियाबाद को कलेक्ट करता है, इसी रोड से दिल्ली के आने जाने वाले लाखों लोग इसी हाईवे से निकलते हैं। लेकिन इसकी गंदगी की जो बदबू आती है वह आम लोगों के सांस में जाती है, जिससे कि बीमारी का खतरा मंडराता रहता है। लेकिन निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, लगता है किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि निगम अधिकारी व स्थानीय लोग अब भी इस खबर को देखकर संज्ञान लेते हैं या फिर इसी तरह पूरे शहर का कूड़ा लाकर यहाँ पे डंप करते रहेंगे। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ होगी, निगम यहाँ पर लोगों को बीमारियाँ बांटने का काम कर रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार को जो भी अधिकारी होए जांच कराकर दंडित कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, एएनबी न्यूज के लिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के बीच बीते कल जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तो लोगों को इनकी कीमतों में कटौती को लेकर कुछ उम्मीद जगी थी। लेकिन जब जीएसटी की बैठक खत्म हुई तो लोगों में निराशा साफ देखी गई। इसी मुद्दे को लेकर जम्मू में शिवसेना बाला साहब ठाकरे की इकाई ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार को जनता की नहीं अपने टैक्स की ज़्यादा चिंता है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज़, जम्मू। जैसे कि हम बात कर लें, लगातार 4 दिन से रिमझिम बारिश हो रही है। यह बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनकर आई है। वहीं इस बारिश ने
किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। वहीं किसानों की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं जब हमने खेतों में जाकर देखा तो इस बारिश से काफ़ी फसलों में नुकसान हुआ है। और जब हमने किसानों से बात की तो मेरा हरिबाबू राजपूत नाम, और हमने जो मूँगफली बोई थी उसमें बहुत नुकसान हुआ। चारा बहुत हो गया है और उससे मतलब पूरा सड़ा गई है मूँगफली बारिश से, तो उसमें पत्ती भी मतलब झड़ गई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। और किन किन फसलों में इस बारिश से नुकसान है? इन फसलों में देखिए, जैसे आपकी तिल है, इसमें मतलब सड़ चुकी है काफ़ी, और मतलब जो फसलें हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अच्छा, जैसे कि जो बारिश लगातार हो रही है तो कितनी प्रतिशत मान लें कि बारिश से नुकसान हुई होंगी फसलें? कम से कम इसमें 50% तो नुकसान हो गया। तो उन्होंने बताया कि इस बारिश ने 50% हमारी फसलों को नष्ट कर दिया है। वहीं हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि कुछ हमें सरकार तरफ से मदद मिलती है तो हमें अगली फसल बोने में मदद मिलेगी। ANB न्यूज़ मयंक राजपूत, जालौन। आज देवरिया की पुलिस और प्रशासन की टीम ने बैतालपुर स्थित आयल डिपो पर एकाएक सुबह छापेमारी की और वहां से तेल चोरी की सूचना के बाद लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस लाइन लाया गया है। हम बता दें, हज़ारों लीटर चोरी के तेल भी बरामद किए गए हैं, जो डीजल और पेट्रोल हैं, और पुलिस उसे लेकर के छानबीन कर रही है और अभी दबिश चल रही है। पुलिस का मानना है कि चोरी बड़े स्तर पर होता था। जो टैंकर यहाँ से तेल लेके निकलते थे, उन टैंकरों को किनारे खड़ी करके और चोरी की जाती थी। ये सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की 2 संयुक्त टीम ने यहाँ पे टीम बना करके और वहाँ पे पूरे ज़िले की फोर्स को एकाएक सुबह भेजा। अफरा तफरी मच गई, चारों तरफ से वहाँ पे सील करके लगभग जो जहाँ जैसे मिला लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तेल भी बरामद हुए हैं। निश्चित तौर से बता दें कि पुलिस ने लगभग 3 टैंकरों को भी साथ लाई है। यहाँ पे पूछताछ चल रही है, जांच हो रही है, क्या इसमें मामला है। तो ये आज की जो छापेमारी हुई है बड़ी शिकायत के बाद हुई है और पुलिस का मानना है कि ये चोरी बहुत बड़े स्तर पे होती थी। इसके रोक के लिए एक कदम उठाया गया और किसी को भनक तक नहीं लगी है। और इसमें जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन का सीधे तौर पे कहना है कि सूचना मिल रही थी और इसको जब तस्दीक किया गया उसके बाद से फोर्स लगा के वहाँ पे कार्रवाई की गई है और इसमें अगली कार्रवाई होगी जैसी धाराओं में होगी। पुलिस अधीक्षक ने एकाएक पूरे ज़िले की टीम बना के और टीम को लीड के लिए CO सिटी सुरेश त्रिपाठी को लगाया था, जो लीड कर रहे थे। अब मौके पर पैनी नज़र रखे जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन और डॉक्टर श्रीपत मिश्रा जो जिले के कप्तान हैं, ये लोग पैनी नज़र रखे थे। अब मौके पर पहुंचे और पूरे मामले से अवगत होकर के सभी को पुलिस लाइन लाया गया है। पूछताछ चल रही है और इसमें कार्रवाई की तैयारी है। तो निश्चित तौर से आयल डिपो से टैंकरों से चोरी का मामला खुलासा हुआ है देवरिया में और इसमें दर्जनों लोगों को बैठाया गया है। कार्रवाई की तैयारी है। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज़। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, करीब 4 दिनों से सोनू सूद के दफ्तर, ऑफिस, होटल सहित 28 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है, जिसमें अब तक आयकर विभाग ने बताया है कि सोनू सूद ने 20 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। आयकर विभाग द्वारा एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि सोनू सूद के सूद फाउंडेशन में करीब 19 करोड़ की जो है डोनेशन राशि मिली है, जिसमें सोनू सूद ने महज 1.9 करोड़ ही खर्च किया है। बाकी के 70 करोड़ पैसे कहां गए, इसकी भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि सोनू सूद द्वारा लगातार कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद की गई थी। इस दौरान सोनू सूद के चाहने वाले भी लगातार सोनू सूद के साथ खड़े हैं और सोनू सूद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि सोनू सूद द्वारा ये अब तक कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन उनके प्रशंसक लगातार सोनू सूद के साथ खड़े हैं। उनके घर दफ्तर के बाहर भी जाकर सोनू सूद के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से आज जो लोखंडवाला इलाके में देखा गया कि 23 लोग जो है सोनू सूद के साथ खड़े होने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है सोनू सूद गरीबों के मसीहा है, उनके साथ की इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। लिहाजा अब सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रेस नोट जारी करते हुए आयकर विभाग ने कहा है कि सोनू सूद न सिर्फ 20 करोड़ बाकी
कई हजार करोड़ और भी मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि अब चौथे दिन भी जो है आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। इसमें माना जा रहा है अगर सोनू सूद के ऊपर इस तरह का आरोप तय होता है तो जाहिर तौर पर सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। किससे मिलने आए सर? सोनू सूद जी से। सर मेरी आंखों का इलाज होना है सर। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ सर। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी आंखों का इलाज करा सकूँ। मेरे मम्मी पापा दिन रात काम करते हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इतना हम लोग सक्षम नहीं है सर। एक उम्मीद लेके हम लोग यहाँ पे इतनी दूर आ गए हैं सर। कहाँ से आए? सर कानपुर से आए सर। घर पे रेट पड़ी है तो पता है सर जब हम लोग बैठ चुके थे तब ये बात मालूम चली थी सर। और हम लोग आधी दूर से ज़्यादा आ गए थे सर। और जब यहाँ पे आए तब पूरी तरह मालूम चला कि सर ऐसा ऐसा हो गया है। हम सब परिवार लेके यहाँ पे आ गए हैं मदद के उम्मीद से। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। समाजवादी पार्टी के विधायक व महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी आज रायबरेली पहुंचे। रायबरेली पहुंचते ही सपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से जोरदार स्वागत किया। उसके बाद वो रायबरेली के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहना करके जोरदार स्वागत किया है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने वर्तमान की भाजपा सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस बार अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा होगा डेवलपमेंट का, किसानों को राहत मिलेगी। आजम खान साहब की गैर मौजूदगी में या उत्तर इनका जवाब दे दें। कहाँ ला ये तो सभी पार्टियां कहती नहीं, सब कैसे कहती है? जो कहती है कभी नहीं ना, हम तो करके दिखाए ना। सब कहते हैं करते नहीं, हम कहते हैं करते हैं। अरे नाम बदलने की राजनीति पे क्या कहेंगे? पुराने शहरों का नाम बदलने से क्या होगा? नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात नहीं। आजम खान साहब की गैर मौजूदगी में क्या उत्तर प्रदेश की कमान अब आप? नहीं, आजम भाई बहुत बड़ा नेता है। मैं उनके सामने बहुत छोटा आदमी, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, एएनबी न्यूज, रायबरेली। में चोरों के लगातार हौसले बुलंद हैं। उन्हें बिना किसी पुलिस के डर खौफ के लगातार वह अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में एक मामला रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत देखने को मिला है, जहां चोरों ने एटीएम काट कर हज़ारों रुपये की नकदी उड़ा ली। आपको बताते चलें कि उधम सिंह नगर एसएसपी द्वारा सख्त निर्देश देने के बावजूद भी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बावजूद कार्रवाई होने के बाद भी लगातार पुलिस को धता बताते हुए चोर अपने कार्यों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत देखने को मिला है, जहां गल्ला मंडी स्थित हितैची कंपनी के एटीएम से हज़ारों रुपए की नकदी पार करके 4 कार सवार बदमाश ले गए। पूरा मामला एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और जल्द ही खुलासे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। 12 तारीख की घटना है ये सवेरे। एक एटीएम में पहली जानकारी ये मिली थी कि उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है और बाद में सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे, तो बाद में ये संज्ञान में आया कि 4 लोग एक कार से आए हैं, उनके द्वारा गैस कटर का यूज करके मशीन को काटा गया है। तो इसमें वादी के द्वारा 69,000 रुपये एटीएम मशीन को काट कर ले जाने की सूचना दर्ज कराई है। अभियोग पंजीकृत करा गया उसी दिन। उसके बाद इसमें टीमें लगी हुई हैं और प्रयास कर रही हैं। उम्मीद है जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। अपने सहयोगी के साथ एएनबी न्यूज़ रुद्रपुर से मुमताज अहमद। ललितपुर जनपद में चोरी की घटना है, सामने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि ललितपुर जनपद में लगातार चोरी की जो घटना है सामने आ रही है। ऐसी घटना ललितपुर जनपद के थाना नरहट अंतर्गत ग्राम जमोरा की है, जहां पर रात्रि में अज्ञात चोरों ने 3 घरों में घुसकर चोरी की। इसमें लगभग 25 से 30 लाख का जो चोरों ने सामान चुराया है और इसमें कुछ नकदी सामान नकद थे और कुछ सोने और चांदी के जेवरात थे। इसमें हम बात करेंगे जो पीड़ित व्यक्ति से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चिप्पू लाल। क्या नाम है आपका? चिप्पू लाल। क्या हुआ आपके यहाँ पे? हमारे तो सब चोरी भाई। क्या क्या हुआ आपका सामान उठा है? हमारे तो 33 भर की हार, 33 ग्राम का, 34 ग्राम की चूड़ी, 15 ग्राम की लगभग 2 गोल। लगभग कितने की चोरी हुई आपकी?
100 ग्राम सोना की तो 2 किलो चांदी की फिर भी कितने रुपए 6 लाख की 6 साढ़े 6-7 लाख रुपए की। देखिए कि जो पीड़ित व्यक्ति उसका कहना है कि करीब 6 से 7 लाख की उसकी चोरी हुई है। तो ऐसे ही 2 और मकान थे जहाँ पर चोरों ने चोरी की है, करीब 6-7 लाख की उनकी भी चोरी की है। तो अनुमानित उनका करीब 20 से 25 लाख अनुमानित बता रहे हैं। अब देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा इन चोरों को कब गिरफ्तार किया जाता है और कब इन पर कार्रवाई की जाती है। आपके यहाँ पर हमारी डकैती पड़ी साहब, हमारा चला गया सब। क्या क्या सामान था आपका? हमारा तो बहुत से सामान, तो देखो सोने की चूड़ियाँ, चांदी की चूड़ियाँ और है सो जे बिछुड़ी और मन से चल मंगलसूत्र और है सो जे चांदी की थाली, चांदी को एक बड़ एक 2 नारियल मड़े चांदी के साहब। लगभग कितने की चोरी हुई? कितने रुपए की? 5 लाख। ललितपुर से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, एनबी न्यूज। थाना नेहटौर में मोहल्ला मौलवियान में मामूली कहासुनी को लेकर कुछ दमंग लोगों ने 2 भाइयों को पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात सीरियस देखते हुए उन्हें बिजनौर रेफर किया गया है। उनके परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। एएनबी न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।